की सूजन होती है, जो कैंसर की थेरेपी के बाद अक्सर देखी जाती है। तो इस विषय में आज हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे और इसे कैसे रोका जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है या फिर इसका इलाज कैसे हो सकता है, इस विषय में मैं आज कुछ आपको जानकारी दूँगी। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी। स्क्रीन विज़िबल है? यस मैम। ओके। तो आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं उसका नाम है लिम्फ एडिमा। लिम्फ एडिमा एक तरीके की सूजन होती है। लिम्फ जिसे हम कहते हैं एक तरल द्रव्य होता है जो हमारे शरीर में नॉर्मली होता ही है, परंतु जब हम कैंसर के ट्रीटमेंट्स लेते हैं उसके दौरान ये लिम्फ एक जगह पे जमा होने लगता है, जिसके वजह से उस हिस्से में सूजन आने लगती है, जिसे हम लिम्फ एडिमा कहते हैं। हाँ। तो लिम्फेडिमा क्या है? ये जैसे हम फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, एक फोटो में हम देख पा रहे हैं कि पैर का लिम्फेडिमा है और दूसरे फोटो में हम देख पा रहे हैं कि हाथ का लिम्फेडिमा है। अक्सर ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद में लिम्फेडिमा जो होता है वो हाथ में आता है। जिस साइड की आपकी सर्जरी हुई है या जिस साइड की आपकी ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट हुई है, उस साइड में इस तरीके की सूजन आना काफी हद तक पाया जाता है। अक्सर ये सूजन सर्जरी के 1 साल बाद, 3 साल बाद या लाइफ लॉन्ग कभी भी आने की संभावना है। तो ये सूजन में मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिन्हें ये सूजन 20 साल के बाद आई हुई है। तो हम हमेशा इस चीज़ की रिस्क पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमको इसके स्टार्टिंग लक्षण पाए जाते हैं, वैसे ही अगर हम इनमें कॉन्टैक्ट करें, इसे रोका जा सकता है, इससे बचा भी जा सकता है। कुछ स्टेजेस हैं लिम्फेडिमा के, जैसे हमारे कैंसर के स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। उसी तरीके से लिम्फेडिमा की भी कुछ स्टेजेस होते हैं। जो शुरुआती लक्षण होते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में, उसको सेग्रीगेट किया जाता है और जैसे ही लिम्फेडिमा बढ़ जाता है, काफी हद तक सूजन आने लगती है, जैसे ये चौथे फोटोग्राफ में दिख रहा है। इसमें बहुत ज्यादा सूजन है, इसे हम स्टेज 4 लिम्फेडिमा कहते हैं और स्टेज 4 लिम्फेडिमा थोड़ा-सा डील करने में मुश्किल होता है। इसलिए हम अक्सर पेशेंट से कहते हैं कि जितने जल्दी आप इसका चेकअप करवा लें या इससे आप परिचित हो जाएं, उतने जल्दी हम इसका इलाज शुरू कर सकते हैं। जैसे हाथ का लिम्फेडिमा होता है, उसी तरीके से पैर का भी लिम्फेडिमा है, जो कि अलग-अलग स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पैर का लिम्फेडिमा तब होगा जब कमर के निचले हिस्से में कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ हो या कमर के निचले हिस्से में सर्जरी हुई हो। जो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद होने वाला लिम्फेडिमा होता है, वो हाथों में और पीठ में पाया जाता है। इसके कारण क्या है? क्यों होता है लिम्फेडिमा? इस तरीके की सूजन क्यों पाई जाती है? जब हमारा कैंसर का डिटेक्शन होता है, डायग्नोसिस होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ अलग-अलग ट्रीटमेंट डिज़ाइन की जाती है। जैसे सर्जरी उसमें की एक ट्रीटमेंट है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ऐसे अलग-अलग ट्रीटमेंट्स डिज़ाइन की जाती है। तो जब सर्जरी की जाती है ब्रेस्ट कैंसर की, जिसमें आपका स्तन निकाला जाता है, उसके साथ में कुछ ग्रंथियाँ निकाली जाती है जिसे लिम्फ नोड्स कहा जाता है। ये लिम्फ नोड्स निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं लिम्फ नोड्स के वजह से कई बार ये जो कैंसर का ये चीज़ होती है फैलती है। तो आपके सर्जन हमेशा आपके ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद कुछ लिम्फ नोड्स वहाँ से निकाल लेंगे। तो ये लिम्फ नोड्स का काम होता है इस तरल द्रव को घुमाना हमारे शरीर में। परंतु हमारे शरीर में अगर ये लिम्फ नोड्स निकाल दिए जाएँ, तो ये तरल पदार्थ वहीं जम जाता है, जिसके वजह से सूजन आती है। लेकिन ये लिम्फ नोड्स निकालना अनिवार्य है, क्योंकि हमें जान भी बचाना है, हमें कैंसर को फैलने से रोकना है, इसलिए लिम्फ नोड्स निकालना ज़रूरी है। लिम्फ नोड्स निकालने के बाद कई सारी महिलाओं में सूजन आती है हाथ में या भारीपन-सा आने लगता है। तो जैसे ही आपको भारीपन या सूजन आने लगे, वैसे आपको तुरंत आपके सर्जन से या आपके लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट से कॉन्टैक्ट करना है, ताकि इस सूजन को हम वहीं रोक लें और इसे बढ़ने ना दें। रेडियोथेरेपी एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लिम्फेडिमा होता है, क्योंकि रेडियोथेरेपी में एक तरीके से लाइट होता है, एक बीम होता है जो आपके ब्रेस्ट की तरफ फोकस किया जाता है, ताकि वहां से कैंसर का फैलाव रोका जाए।
इस बीम के वजह से आजू बाजू में जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं उनको भी थोड़ी बहुत इंजरी होती है, जिस वजह से सूजन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसमें मैं चीज कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त जिनकी भी सर्जरी हुई हो उनके लिए हर बार उनको सूजन आए। ये सूजन किसी किसी को आती है, किसी को नहीं आती है, परंतु ये सूजन किसे आएगी ये हम नहीं बता सकते हैं, या इसका इसका हम निवारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिम्टम्स यानी लक्षणों को जल्दी पहचान ले तो इससे हम बच सकते हैं, इसे रोका जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की अगर कोई भी ट्रीटमेंट हुई हो जिसमें सर्जरी हुई हो, साथ ही रेडियोथेरेपी हुआ हो, साथ ही कीमोथेरेपी हुआ हो, तो इन तीनों के हो जाने से सूजन आने की संभावनाएं थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना हमें जरूरी है कि ये जो सूजन होती है ये 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल बाद कभी भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जिनकी ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट हुई है उन्हें एक लाइफ लॉन्ग रिस्क होती है ब्रेस्ट कैंसर की, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को लिम्फेडिमा होगा, जरूरी नहीं है। किसी को होगा, किसी को नहीं होगा, परंतु आपने इस विषय में जागरूक रहना बहुत जरूरी है अगर आपने किसी भी तरीके की ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट ली हुई है। लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लक्षण क्या होते हैं। जब हम लक्षण की बात करते हैं तो ये लक्षण कैसे होते हैं। लिम्फेडिमा में दर्द नहीं होता है। कई बार लिम्फेडिमा की सूजन में दर्द नहीं होता है, जिस वजह से इस सूजन को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन दर्द ना होना और सूजन बढ़ना अच्छी बात नहीं है, ये लिम्फेडिमा का एक प्रमुख लक्षण है। सूजन में आपका हाथ आपको मोटा लगने लगेगा। स्टार्टिंग में भारीपन सा महसूस होता है। पेशेंट अक्सर कहते हैं कि हाथ में थोड़ा भारीपन सा लग रहा है, लेकिन सूजन नहीं दिख रही है। तो अच्छी बात है क्योंकि आप जल्दी आ चुके हैं। सूजन बढ़ने से पहले आपने अप्रोच कर लिया है और हम इसको रोक सकते हैं। इसलिए जैसे ही आपको भारीपन सा महसूस होने लगे, ये प्राइमरी लक्षण कहा जाता है, प्रथम लक्षण। तो आपको इसी दौरान आपके थेरेपिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। अगर सूजन बढ़ने लगती है, आपको दिखता है कि सूजन बढ़ रही है, तो कोई बात नहीं, आप तभी भी आ सकते हैं, उसके लिए भी इलाज है। बस जो थेरेपी है वो थोड़ी लंबी चलेगी, ये एक डिफरेंस होगा। निदान, हम लिम्फेडिमा का निदान कैसे कर सकते हैं या लिम्फेडिमा का डायग्नोसिस कौन कर सकता है। आपके सर्जन लिम्फेडिमा का डायग्नोसिस कर सकते हैं, आपके लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट, आपके फिजियोथेरेपिस्ट इस चीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं कि यह लिम्फेडिमा है या किसी और तरीके की सूजन है। साथ ही आपके ऑन्कोलॉजिस्ट यानी जिनके पास आप कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं, वो लोग भी इसका निवारण कर सकते हैं और ये लोग आपका इसका निवारण करने के बाद आपको लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट के पास भेज सकते हैं। अगर लिम्फेडिमा को हम नहीं ट्रीट करते हैं और इस सूजन को बढ़ने देते हैं, एक बात याद रखना जरूरी है कि ये सूजन जो है ये रुकने वाली नहीं है, ये बढ़ते जाने वाली सूजन है, ये कंटिन्यूअस बढ़ने वाली सूजन है। तो इसको आपको कहीं ना कहीं रोकना जरूरी है। अगर हम इस सूजन को नहीं रोकते हैं, अगर लेटर स्टेजेस में इस सूजन को नहीं रोकते हैं, तो ये अपने आप में लिम्फेंजियोसार्कोमा नाम का एक अलग से कैंसर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको इसे रोकना जरूरी है, इसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। साथ ही अगर इसमें डिले हो जाता है, लेट हो जाती है ट्रीटमेंट, तो जो सूजन का भरा पानी, जो द्रव्य अंदर भरा हुआ है, वो फूट कर बाहर आने लगता है, जिसे हम लिम्फोरिया कहते हैं। इसमें अल्सर्स हो सकते हैं, ये बहुत लेटर स्टेज में होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर कभी भी आपको भारीपन या सूजन जैसा महसूस हो, तो उसको तुरंत आप इलाज के लिए आ जाए ताकि हम आगे का कॉम्प्लिकेशंस जो है उसको रोक पाए। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका एकमात्र गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं वो है कंप्लीट डीकॉन्जेस्टिव थेरेपी। कंप्लीट डीकॉन्जेस्टिव थेरेपी में अलग अलग घटक होते हैं। जैसे सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपके स्किन को आपको बहुत अच्छी से संभाल के रखना है। अक्सर सूजन वाले हाथ में कई सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें जो है इस चीज की, स्किन की बहुत इंपॉर्टेंट केयर लेनी है। उसकी केयर कैसे लेना है, ये चीज मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि इसका केयर कैसे ली जा सकती है। साथ ही एक मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज करके एक चीज होती है जो आपके लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट आपको सिखाते हैं और वो आप घर में करते हैं, जिसके वजह से सूजन जो है वो कम होती है या ड्रेन होने लगती है। कंप्रेशन बैंडेजिंग होता है,
मतलब कई सारे मल्टीलेयर बैंडेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इन इन बैंडेजेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बैंडेजेस आपकी सूजन को कम करने में या उनको रोकने में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। साथ ही कुछ कंप्रेशन गारमेंट्स होते हैं। ये जो कंप्रेशन गारमेंट्स जो हम देख रहे हैं, ये कंप्रेशन गारमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये कंप्रेशन गारमेंट्स एक तरीके के मोजे जैसी चीज होती है जो आपको हाथों से पहननी पड़ती है। ये एक तरीके से कंप्रेशन देता है जिसके वजह से सूजन कम होने में आसानी हो जाती है। लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट इसके विशेषज्ञ होते हैं और आप जब लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं, ये देखिए ये सूजन है, इतनी बड़ी सूजन आ सकती है, आती है और ये कंप्रेशन बैंडेजिंग है। कई सारे बैंडेजेस उंगली से लेके आपके बगल तक यानी एक्सिला तक हम उसको बांधते हैं अलग तरीके से, जिसके वजह से ये सूजन कम होने लगती है। ये यहाँ पे एक स्लीव दिखाया गया है जो कि कंप्रेशन गारमेंट है। इसके अलग-अलग क्लास होते हैं, अलग-अलग टाइप्स होते हैं, तो आपके लिए कौन-सा कौन-सा गारमेंट बना हुआ है, कौन-सा स्टॉकिंग बना हुआ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गलत तरीके से अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो सूजन बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इसलिए कौन-सा गारमेंट यूज़ करना है, ये आपको जानना ज़रूरी है। हर व्यक्ति के लिए अलग गारमेंट होता है। साथ ही में कुछ एक्सरसाइजेस होती है, ये बहुत अनिवार्य होती है। कई बार पेशेंट्स डरते हैं कि हमें ऑपरेशन हुआ है तो मैंने एक्सरसाइजेस करेंगे तो टाँकों पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा या इस तरीके से सूजन है, हम एक्सरसाइज करेंगे तो और बढ़ जाएगी। नहीं, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस आपके फिजियोथेरेपिस्ट, आपके लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट आपको सिखाते हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए अनिवार्य है। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद आपके मूवमेंट्स लाने के लिए, सूजन रोकने के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन-सी एक्सरसाइज करना, इसे समझना अनिवार्य है। ये हमारा एक पेशेंट है जिनका पहले हाथ इस तरीके से लिम्फेडिमा बहुत बढ़ चुका था। जब हमने इनको थेरेपी दिया, इसके बाद इनका लिम्फेडिमा बहुत हद तक कम हो चुका था। इतने भारी हाथ को लेके ये पेशेंट पिछले 8 साल से थे, जिसकी वजह से इनको गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द कंटीन्यूअस हो रहा था। लेकिन जब हमने उनका थेरेपी किया, उसके बाद में इनका हाथ का सूजन बहुत हद तक कम हो चुका था। ये स्टेज 4 में आए थे हमारे पास में, लेकिन फिर भी हम इनकी सूजन कम करने में काफ़ी हद तक सफल रहे। और इसके बाद इनके बाकी जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे पीठ में दुखना, गर्दन स्पॉन्डिलाइटिस, कंधे का दर्द, ये सारी चीजें काफी हद तक कम हो गई थी। ये एक और पेशेंट है हमारे जिन्हें पैर का लिम्फेडिमा हुआ था, क्योंकि इनकी पैर की कमर के पास की सर्जरी हुई थी। बहुत बड़ा पैर था, फूला हुआ, लेकिन उसके बाद में जब हमने इनको थेरेपी, इनको 4 साल इस तरीके के पेन, इस तरीके के सूजन में थे, स्टेज 4 लिम्फेडिमा में आए थे और इसके बाद इनका सूजन हमने कम किया, तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पेशेंट को आराम मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इससे आराम मिलता है। अगर आप जल्दी आते हैं, इसकी थेरेपी लेते हैं, तो डेफ़िनेटली इसके कुछ न कुछ इफ़ेक्ट्स हमको बहुत अच्छे मिलने लगते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे मैं चाहती हूँ कि सारे ऑडियंस जो है हमारे, सारे पेशेंट्स इसे बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि ये है प्रिकॉशंस, यानी हमें किन चीज़ों से बचना है ताकि लिम्फेडिमा यानी सूजन ना हो। जिस साइड में आपकी सर्जरी हुई है या कैंसर की ट्रीटमेंट हुई है, उस साइड में आपको कटने, छीलने, जलने से बचना है। कटना, जब आप किचन में काम करते हैं तो इस तरीके की कट्स, इससे बचें। आप इस तरीके की जलने वाली चीज़ों से बचें, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई भी छोटी इंजरी होती है, तो लिम्फेडिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपके सर्जन्स आपको कहते हैं कि इस जिस साइड में आपका सर्जरी हुआ है, उस साइड में आपने इंजेक्शंस नहीं लेना है, क्योंकि इंजेक्शन की इतनी सी सुई भी आपको बड़ा-सा लिम्फेडिमा दे सकती है। इसलिए उस तरफ नहीं लेना है, आप दूसरे हाथ में ले सकते हैं, दूसरी जगह ले सकते हैं। इसी तरह किचन में काम करते समय, गार्डनिंग करते समय आपको इन चीज़ों से बचना है, कटने, छिलने से। आप ग्लव्स इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप गार्डनिंग करते हैं या जब आप डिश वॉशिंग करते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उसका जो वायर होता है, उससे बचने के लिए आप इस तरीके के ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके हाथ सेफ रहे और लिम्फेडिमा ना हो। मसाज नहीं करना है। ये मैं बहुत प्रेशराइज़ करना चाहूँगी। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, हाथ में सूजन आने लगती है तो मालिश करते हैं। मालिश इसका इलाज नहीं है। मालिश करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा और डिफ़िकल्ट केस होने लगेगा। इसलिए इसके ऊपर बहुत बड़ा क्रॉस मार्क डाला है, मतलब आपको
मालिश नहीं करना है। मालिश करने से ये चीज बढ़ जाती है। मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज एक अलग तरीके का ड्रेनेज प्रोसीजर होता है जो कि मालिश नहीं होता है, इसलिए इसको मालिश ना करें। साथ ही में बहुत ज्यादा गर्म पानी से या गर्मी में गर्म चीज में जाने से बचे, जैसे धूप का डायरेक्ट आपके हाथ पे होना, इसके वजह से लिम्फेडिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्म पानी से या हॉट वाटर बाथ, सौना बाथ लेने से भी लिम्फेडिमा बढ़ने की संभावनाएं होती है। आपको आपके हाथ को बचाना है, जिस साइड का ऑपरेशन हुआ है उस साइड के हाथ को केवल बचाना है, बाकी आपकी बॉडी को प्रॉब्लम नहीं है। केवल इस हाथ को, जिस साइड का ऑपरेशन हुआ है या थेरेपी या ट्रीटमेंट चला है, उस साइड को आपको बचाना है। और डरना नहीं है, लिम्फेडिमा आसानी से मैनेज हो सकता है। हम आपके लिए हैं, आपके डॉक्टर्स आपके लिए हैं, हम इसी के लिए हैं ताकि हम आपकी जीवन शैली में बदलाव लाके आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। तो लिम्फेडिमा यानी सूजन, कैंसर के बाद आने वाली सूजन का इलाज अवेलेबल है। केवल जागरूक होना जरूरी है कि ये सूजन है और मुझे इसके लिए दिखाना है। जितने जल्दी आप दिखाएंगे उतने जल्दी इसका इलाज हो पाएगा और कई बार हम इसको रोक भी सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे कई सारे पेशेंट्स बहुत खुश हैं इस थेरेपी से और बहुत अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लिम्फेडिमा होते हुए भी, सर्जरीज होते हुए भी। और दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक तरीके का पार्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे डायबिटीज को हम जड़ से नहीं निकाल सकते हैं, इसे हम मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह लिम्फेडिमा को भी हम मैनेज कर सकते हैं, यानी इसे वहीं पे रोक सकते हैं। इसका जड़ से कोई इलाज नहीं, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं। जैसे डायबिटीज का कोई इलाज नहीं, शुगर का कोई इलाज नहीं, इसे हम डाइट और एक्सरसाइज से रोकते हैं, मैनेज करते हैं दवाइयों से। उसी तरह हम लिम्फेडिमा को भी दवाइयां, थेरेपी और एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो तो हम इस सेशंस के बाद ले सकते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग और आपके टाइम के लिए। कुछ प्रश्न हो तो हम उस पे आगे चल सकते हैं। थैंक यू देवयानी मैम, इट वाज रियली अ ग्रेट टॉक। ये आपने जो इसमें जो जानकारी दी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो जितने भी नॉर्मल पब्लिक जो सुन रही है उसका उनको काफी फायदा मिलेगा। आपने जो रिलेटेड फिजियोथेरेपी के बारे में भी बताया कि काफी सारी चीजें जो लोगों को जानकारी नहीं रहती कि हमने पोस्ट ऑपरेटिव इसके बाद, सर्जरीज के बाद एक्सरसाइजेस करनी चाहिए या नहीं, जो आपने काफी अच्छे तरीके से जानकारी दी कि जितना अर्ली आप उन चीजों पर ध्यान देंगे उतना ही अच्छा उसका प्रोग्नोसिस मिलेगा, उनको उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। तो आपके इतने अच्छे इंफॉर्मेटिव टॉक के लिए वेरी वेरी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू देवयानी मैडम एंड थैंक यू शिवानी मैडम। आज के दोनों ही लेक्चर्स काफी इंफॉर्मेटिव थे। अब हम आगे आपसे कुछ रियल लाइफ कैंसर सर्वाइवल पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, जिनमें से एक है पेशेंट वंदना खुने, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे वीडियो द्वारा शेयर किया है। डॉक्टर कविता। हाँ मैम। वंदना खुने, मी एक कॅन्सर पेशंट आहे। मला गाठ आली होती, मी विकास सरांकडे गेली आणि ती गाठ काढण्यात आली। गाठ कॅन्सर पॉझिटिव्ह निघाली। नंतर सरांनी सांगितलं की ब्रेस्ट काढावे लागेल। तर मग ब्रेस्ट काढलं। 15 दिवसांनी मग किमो सांगितले, किमो घेतले 6 किमो झाल्यानंतर 25 रेडिशन संत तुकडोजीमध्ये रेडिशन घेतले। रेडिशन झाले। आता मी मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, एक्सरे करते। मी नॉर्मल जीवन जगत आहे। मला 5.5 वर्ष झाले। कॅन्सरला घाबरून जाऊ नका, योग्य ट्रीटमेंट हीच उपचार पद्धती आहे। धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी। वंदना खुने, मी एक कैंसर पेशेंट। अब हम हमारे साथ लाइव आ रहे हैं श्रीमती वसुंधरा वाड़के आमगांव से, जिन्होंने करीब 20 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करवाया है और अपनी विल पावर और उन डॉक्टर्स की हेल्प से कैंसर जैसी बीमारी पर जीत हासिल की है। नमस्ते आंटी, हम आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आज। कविता आंटी ज्वाइन हुआ है?
वो ज्वाइन हुए हैं पर उनका वीडियो ऑन नहीं है। मिस्टर जितेंद्र वाल्के, मिस्टर जितेंद्र वाल्के, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। इज ऑनलाइन। नमस्कार। नमस्कार आंटी। हाँ बोलिए। आंटी आपको सबसे शुरुआत में कैसे लक्षण दिखाई दिए? हाँ मेरे को ना थोड़ा वो ब्रेस्ट में थोड़ा भारीपन लगा और बाद में कुछ दिन बाद थोड़ा बारीक सी गठान जैसी लगी थी, लेकिन कोई बोलते थे है, कोई बोलते थे नहीं। ठीक है। इतने जल्दी डायग्नोस हुआ कि मेरे को कीमोथेरेपी भी लेने नहीं पड़ी। अच्छा। रेडियम थेरेपी वगैरह कुछ नहीं ली, सिर्फ वो ऑपरेट किया और उसके बाद वो 5 साल टैमोक्सिफिन दवाई ली। हाँ। जब आपको कैंसर होने के बारे में पता चला, हाँ जब कैंसर होने के बारे में आपको पता चला तो आपके में क्या विचार चल रहे थे? हाँ वो तो नर्वस तो हो गए थे, डिप्रेस हो गए थे, लेकिन इसमें फैमिली की बहुत योगदान रहता है। अपने फैमिली मेंबर्स जब साथ देते हैं, ये करते हैं तो थोड़ा हिम्मत आ जाती है। लेकिन जो पेशेंट है खुद को, उसको ज्यादा फर्म रहना चाहिए। इलाज के दौरान आपने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा? आपने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा? हाँ मैंने ना एक बताती हूँ कि जिसमें अपने को रुचि है वो जो पीरियड है, पहले 5 साल का पीरियड बहुत महत्व का है मेरे ख्याल से। तो उसमें जिसमें रुचि है, एक आधा छंद जैसे गार्डनिंग है, कुकिंग है, अपना संगीत है। मैंने क्या किया कि वो क्लासिकल भजन का क्लास लगा लिया था। 2-3 घंटे मेरे उसमें प्रैक्टिस में चले जाते थे, वो कार्यक्रम रहते थे, उसमें व्यस्त रहती थी, तो थोड़ा टाइम पास हो जाता था। तो मेरे ख्याल से वो पेशेंट को आपने बताना चाहिए कि जो भी छंद है अपने को, जो भी अपनी लाइकिंग है, अपने लाइकिंग के अनुसार वो जोपासना जरूरी है। अब आपको उन दिनों को याद करके आप क्या सोचते हो? याद करके कुछ मेरे को लगता है याद ही नहीं करना। लेकिन बताना तो चाहिए सबको। अपने शेयर करना चाहिए, दूसरों को जब फायदा मिलता है। हाँ, और अर्ली डिटेक्शन इज वेरी नेसेसरी। मेरे अनुभव से, मेरे उदाहरण से बता सकती हूँ मैं कि अर्ली डिटेक्शन इज वेरी नेसेसरी। और जागरूक रहे, 5 मिनट अपने लिए निकालना, 5 मिनट नहाने के समय अपना शरीर में कुछ बदल है क्या है वो देखना जरूरी है। धन्यवाद। 22 साल हो गए मेरी सर्जरी होके। ओके, धन्यवाद आंटी। हाँ। आपकी बातें हम सभी के लिए काफी प्रेरणादायी है। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। नमस्कार। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारी आज की चेयरपर्सन, द रियल लाइफ कैंसर फाइटर डॉक्टर आभा सुंदरकिया मैडम से उनका मनोगत जानना चाहेंगे, जिन्होंने खुद ब्रेस्ट कैंसर से लड़कर जिंदगी की जंग जीती है और वे सारी महिलाओं के लिए अपने आप में एक मिसाल है। आभा मैडम। हाँ, थैंक यू। मुझे हमारे गोंदिया ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स ने
इस ब्रेस्ट अवेयरनेस से के वेबिनार में कुछ शेयर करने को कहा, इसलिए मैं निसंकोच कुछ बातें अनुभव की हुई कहना चाहूंगी जो किसी और बहनों को काम आए। मुझे याद है 10 साल पहले जब अचानक मेरी बायोप्सी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड्स और हस्बैंड ने बहुत अच्छे से समझाया और मैं ट्रीटमेंट के लिए तैयार हुई। मेरी बच्ची उस समय की थी, उसे देखकर मैंने मन पक्का कर लिया। बहनों, हमें हिम्मत और पॉजिटिव एटीट्यूड से ही ट्रीटमेंट लेना है, जिससे मन उदास न हो। इच्छा शक्ति को पकड़कर रखना है, बिस्तर को पकड़कर नहीं रहना है। सुबह घूमना, घर के काम, अपना जॉब, सभी कुछ करते ही रहना है। जैसे अभी वाड़के मैडम ने बताया, सेम चीज मैं भी कह रही हूँ। दूसरा स्टेज जब बालों का गिरना शुरू होता है, वह सबसे ज्यादा डिप्रेस करता है, लेकिन मैंने विग लगाकर भी काम करना शुरू रखा। इससे मुझे धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ जीने का अनुभव हुआ। हमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे ध्यान देना है, जल्द से जल्द कैंसर को डायग्नोस करना और सभी जांच डॉक्टर की सलाह अनुसार करवाना चाहिए। देरी बिल्कुल नहीं करना है। जैसे अभी रोहिणी मैडम ने भी यही चीज बताया है, जितना जल्द मालूम होगा उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। ब्रेस्ट कैंसर में 95% रिकवरी है। इसमें खाने की अरुचि, कमजोर लगना, फ्रोजन शोल्डर, कुछ समय बाद सभी कुछ नॉर्मल हो जाता है। अपने फैमिली को अपनी खूब जरूरत रहती है, यह सोचकर खराब समय को पसार कर आगे बढ़ना है। जिंदगी फिर देखिए खुशहाल बन जाती है। धन्यवाद। थैंक यू आभा मैडम। मैडम, आपकी बातें सुनकर आपके लिए कुछ पंक्तियां याद आ रही है। युद्ध छेड़ा है हमने एक बैरी के विरुद्ध, युद्ध छेड़ा है हमने एक बैरी के विरुद्ध, कैंसर कर्क कर्कट नाम है इसका, अदृश्य होकर वार करना काम है जिसका। जिद है जीने की हिम्मत साहस दिखाने की, जिद है जीने की हिम्मत साहस दिखाने की, भरोसा है हौसला है जीत जाने का, जीत जाने का। वाह वाह, बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही है डॉक्टर शिल्पा आपने। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी IMA गोंदिया विमेन्स विंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अनीता कोतवाल मैडम को। मैडम पूर्व फॉक्सी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। कोतवाल मैडम हमें आज के दोनों लेक्चर्स के महत्वपूर्ण बातों का सारांश बताएंगे। थैंक यू श्वेता, शिल्पा। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रही है, फिर भी जो अत्याधुनिक सुविधा है उसके कारण उसका इलाज संभव है, मरीज को बचाया जा सकता है। इसके लिए जागरूकता और जागरूकता ही सबसे बड़ी कड़ी है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसका मतलब है कि खुद की ब्रेस्ट की जांच करते रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपको ब्रेस्ट में कुछ तकलीफ है तो उसको सहन न करते हुए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। घर में बैठकर या अपनी सहेलियों के साथ उसके बारे में चर्चा करने से आपको इसका इलाज नहीं मिलेगा। जिस किसी को स्तन का कैंसर हो जाता है उसने अपना हौसला बुलंद रखना है। याद रखो कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे हमें बहुत चाहते हैं और उनको हमारी बहुत जरूरत है। अपने को उनके लिए जल्द से जल्द ठीक होना है। जब इसकी ट्रीटमेंट चलती रहती है उस समय थोड़ी घबराहट, थोड़ी तकलीफ और थोड़ी अनिश्चितता जरूर रहती है, लेकिन ये दौर भी गुजर जाएगा और जिंदगी आबाद होगी। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच कोतवाल मैडम, आपने काफी सरल भाषा में इस विषय पर मार्गदर्शन किया है। अब बारी है क्वेश्चन आंसर सेशन की, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कविता भगत और डॉक्टर अमृता अग्रवाल को। ओवर टू यू कविता। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। पहला क्वेश्चन चैट बॉक्स से हमने लिया है, जो रोहिणी मैम के लिए है।
मैम जैसे कि टाइट ब्रा और अंडरवायर ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है क्या? नहीं, टाइट ब्रा और अंडरवायर्ड ब्रा से ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं होता, पर दिक्कत ऐसी होती है कि जब आप अंडरवायर्ड ब्रा पहनते हैं और वो अंडरवायर ब्रा से जो ब्रेस्ट का निचला सतह रहता है वहां पे हर बार घर्षण होता है और फिर वहां कहीं तो भी थिकनिंग फॉर्म होता है और फिर वो कंफ्यूजिंग रहता है। पर हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगी कि ये अंडरवायर्ड ब्रा एक बड़ा नो है आफ्टर सर्जरी, क्योंकि ये कहीं तो भी कंप्रेशन करता है और लिम्फेडिमा कॉज करने में इसका एक बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि लिम्फेडिमा सिर्फ हाथ में नहीं होता है, तो वो ब्रेस्ट बैक में भी होता है और वो बहुत अंडर रिपोर्टेड रहता है, बहुत इग्नोर्ड पार्ट है वो लिम्फेडिमा का आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर का। जो लिम्फेडिमा ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड लिम्फेडिमा हम उसे बोलते हैं। तो ये जो है कि आप टाइट और अंडरवायर्ड ब्रा, ये नो आफ्टर योर ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, पर ये आपका ब्रेस्ट कैंसर कॉज करते हैं ऐसा नहीं रहता है। और बहुत सेशंस में मुझे ये भी पूछा जाता है कि मैडम ब्लैक ब्रा पहनने से कैंसर होता है क्या? तो कैंसर कहीं रंग को नहीं पहचानता, वो तुम कौन सी भी ब्रा पहनो, तुमको होना है तो वो जरूर होता है। थैंक यू मैम। मैम मैं अस्मिता धुर्वे मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो कि जनरल सर्जन है। मैम अगर हमें स्तन में गांठ दिखती है, जब हमने सेल्फ एग्जामिनेशन में अगर हमें गांठ दिखती है तो हमें किस स्पेशलिस्ट या किस डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए? जब भी अपने को हमें स्तन में गांठ मिलती है तो उस गांठ को हमें कभी इतने आसानी से नहीं लेना चाहिए कि इससे हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं करे करके। सबसे पहले तो आपको ये छोड़ देना है कि हमें अगर कोई सिम्टम्स नहीं भी दे रही है कि इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, फिर भी हमें उससे मतलब जांच तो करनी ही है। लेकिन जैसे कि मैक्सिमल ये फीमेल पेशेंट्स रहते हैं तो दे आर वेरी ये कि किसे दिखाए, हम अपनी इस परेशानी के बारे में किसे दिखाए। तो सभी स्त्रियों के लिए सबसे मतलब जो जिनसे वो लिंक हो पाती है वो होती है स्त्री रोग विशेषज्ञ। सबसे पहले वो कि कोई भी फीमेल पेशेंट वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाएगी, कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ही जाएगी, रादर देन डायरेक्टली मतलब कोई जनरल सर्जन या सर्जन के पास जाने से। तब वो स्त्री रोग विशेषज्ञ बराबर से जांच करके उन्हें आगे प्रोसीजर बताएगी कि उन्हें उस गांठ के बारे में किससे सलाह लेनी है प्रॉपर। थैंक यू मैम। थैंक यू। रोहिणी मैम, ब्रेस्ट कैंसर कौन सी उम्र में ज्यादा कॉमन है? अभी जैसे मैं बता चुकी हूँ कि बताया जाता है कि 40 to 50 इयर्स में ये कॉमन है, पर अभी एज इंसिडेंस बहुत कुछ मायना ही नहीं रखता है, क्योंकि अभी 20s की लड़कियों में भी ब्रेस्ट कैंसर दिखता है, 30s में भी दिखता है। तो हम ऐसा बोल के कि भाई 40 to 50 इयर्स में होता है, बिटवीन 40 to 50 इयर्स, पहले 55 इयर्स था, फिर 50 इयर्स हुआ, फिर वो धीरे धीरे कम होते होते अभी 20वीं 20s की लड़कियों को भी देखा जाता है। यहाँ पे मैं एक मेंशन करना चाहती हूँ कि 19 साल पहले जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तब वो इंसिडेंस बोला जाता था कि वो 52, 55, 50 प्लस लोगों में होता है, और जब मुझे हुआ था तब मेरी 36.5 साल उम्र थी जब मुझे हुआ था। यही मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जो मैं हर बार बोल रही हूँ कि रिस्क सिर्फ आपका रिस्क फैक्टर्स आपका रिस्क बढ़ाता है, वो ये नहीं बताता है कि आपको कैंसर होगा कि नहीं होगा। अगर आप मानो और मेरी बात सुनो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था, नहीं मेरे फैमिली में हिस्ट्री थी। मेरा बच्चा मुझे 27 साल की उम्र में हुआ था, 28 साल की उम्र में हुआ था। मैंने बच्चे को 1.5 साल ब्रेस्ट फीडिंग किया था और मैंने कभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लिए थे। तो बताने का मतलब ये है कि आपको रिस्क फैक्टर्स नहीं है ऐसा आप बोल ही नहीं सकते। बीइंग अ फीमेल इज अ बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। सो आप सभी लोग सतर्क रहिए। मैम के इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी एक्चुअली कि एज फैक्टर जो होता है, पहले ऐसे बोला जाता था कि ओल्ड एज में ही होता था, लेकिन अभी अर्लियर एज में मैलिग्नेंसी ज्यादा पाई जा रही है
और अर्ली एज में जो कैंसर हमें दिख रहा है वो ज्यादा ग्रीवियस प्रोग्नोसिस के साथ में प्रेजेंट होता है, बिकॉज अर्लियर एज में फीमेल्स को लगता ही नहीं है कि उनका ये स्टेज तक के पहुंचेगा, या वो दिखाने के लिए भी थोड़ा सा शर्मिंदा या जल्दी से ओपन अप नहीं हो पाते हैं। तो अर्लियर एज वाला जो कैंसर रहता है वो ज्यादा ग्रीवियस प्रोग्नोसिस के साथ में पाया जाता है ज्यादातर। मैं भी एक बात ऐड करना चाहूंगी कि सही में मैंने तो 10 साल पहले जो यंगेस्ट देखा है, शी वाज ओनली 22 इयर्स ओल्ड, लैक्टेटिंग फीमेल थी, 6 मंथ्स ओल्ड बेबी था, और क्योंकि लैक्टेटिंग थी तो लैक्टेशनल मतलब गैलेक्टोसीला ये सस्पिशन था, पर जब की उसकी एफएनएसी तो इट वाज फुल ऑफ मैलिग्नेंट सेल और शी डाइड विद इन 6 मंथ्स। प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं रहता है लैक्टेटिंग। एग्रेसिव, हाँ मनीषा, एग्रेसिव रहते हैं ये ट्यूमर्स। एक्चुअली लैक्टेटिंग फीमेल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज cancer because all the physiological changes are also occurred in that phase, so the patient cannot think that this is due so उन्हें लगता ही नहीं है कि ये कैंसर की वजह से हो सकता है। वो लेट आते हैं, वो उसको ट्रीट करते रहते हैं कि वो दूध की गांठ है, ऐसा समझ। हाँ जी मैम, ये एक चैट बॉक्स से क्वेश्चन आया है कैंसर सर्वाइवर मिसेस पूजा काले का। मैं अस्मिता मैम से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। I am a 30-year-old. I was detected with breast cancer when I was 29. At a very early stage, I got to know about it. I am a cancer survivor. I have gone through BCT surgery, chemotherapy, radiation therapy, and now I am taking lymphedema treatment. After chemotherapy, my menstruation has stopped. What are the chances my menstruation will get back? ये उनका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है having baby after how many years will be okay for me? उन्हें बहुत जैसे अर्ली एज में उनका कैंसर डिटेक्ट हो पाया है और वो मैक्सिमम कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और ऑल द थेरेपीज अगर उन्होंने कंप्लीट कर चुकी है, तो कीमोथेरेपी में भी जो ड्रग्स होते हैं, कीमोथेरापेटिक ड्रग्स वगैरह, उसके ये साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जो उनका मेंस्ट्रुएशन हो चुका है, इट मे टेक सम टाइम टू फिर से उनको स्टार्ट हो सके करके। अगर उन्होंने एग्जैक्टली कब वो मतलब थेरेपी हुई है, 2 ईयर गैप रेगुलर फॉलोअप में अगर उन्हें कोई भी रिकरेंस नहीं मिलता है एट द लोकल साइट और इन्वेस्टिगेटर वो करते हैं कि कहीं और फैला नहीं है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, सो शी कैन कंसीव आफ्टर 2 years at least. ओके, थैंक यू मैम। रोहिणी मैम, एक क्वेश्चन है, गांठ आती है तो हमें क्या करना चाहिए? पेशेंट में गांठ आती है तो डीप एज में गांठ आती है तो हमारा रिस्पॉन्स सेम रहने वाला है। आपको डॉक्टर्स के पास जाना ही है और उसको इन्वेस्टिगेट करना ही है। वो